नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दौरान सदन में बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर माइक तोड़ने का आरोप लगा। सदन में सत्ता पक्ष ने माफी मांगने के लिए कहा। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। माफी नहीं मांगे जाने के बाद स्पीकर ने 2 दिन के लिए बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को निलंबित कर दिया और इसको लेकर बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। दरअसल दूसरे सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने स्पीकर से कहा कि बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन ने असंसदीय आचरण का परिचय दिया है, वो माफी मांगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग प्रस्ताव लाएंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हें बोलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि लखेंद्र पासवान ने माइक नहीं तोड़ा है, न वेल में जाकर उन्होंने कोई हंगामा किया है, न कोई गलत शब्द का प्रयोग किया। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लखेंद्र पासवान आप झूठ बोल रहे हैं, अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इतना होने के बाद विजय चौधरी ने सदन में स्पीकर से कहा कि लखेंद्र पासवान को माइक तोड़ने और सदन में बेवजह हंगामा करने के लिए सदन की कार्यवाही से 2 दिन के लिए निलंबित किया जाए। मैं प्रस्ताव देता हूं। इसके बाद स्पीकर ने 2 दिन के लिए निलंबित किया। इस पर बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। सदन से वॉकआउट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा परिसर में आकर मीडिया से कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, निर्दोष विधायक पर कार्रवाई की गई है, एक तरफा खेल है, विधायक को बोलने नहीं दिया गया। उनके विधायक की ओर से जिस तरह से अपशब्दों की बौछार हुई, गाली दी गई और जिस तरह से धमकी दी गई, पूरे बिहार ने देखा। नेता प्रतिपक्ष ने आगे ये भी कहा कि जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन्होंने विधानसभा के अंदर अपने बूटों से आसन को रौंदा था, क्या तमाशा बनाया था, उस पर कार्रवाई के बजाय निर्दोष विधायक पर कार्रवाई के लिए लिखते हैं और प्रस्ताव देते हैं। ये दुखद है। एक तरफा सदन चलाना चाहते हैं, ये मनमानी नहीं चलेगी। आसन की मर्यादा गिराई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पासवान जी, आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है। आपका तो हो ही गया है, अब क्या है आपको नहीं पूरा बहुत हो गया। इधर छपरा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांडा बाजार समिति के पास राजद नेता और प्रॉपर्टी डीलर सुनील राय का नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। उनके अपहरण की सूचना मिलते ही जिले में सनसनी फैल गई और पुलिस सख्ते में आ गई। नकाबपोश अपराधी स्कॉर्पियो गाड़ी पर 5 की संख्या में सवार थे। बताया जा रहा है कि उन्हें सबसे पहले किसी ने फोन किया। वो जब अपने कार्यालय पहुंचे तो हथियार बंद नकाबपोश अपराधियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाने के लिए उनसे हाथापाई की। जबरन बैठाने के दौरान मारपीट भी की गई और उसके बाद सभी उन्हें लेकर फरार हो गए। स्कॉर्पियो में जबरन बैठाने के दौरान एक महिला प्रत्यक्षदर्शी रही है। गाड़ी खुलने के बाद वो उसके पीछे चंद समय के लिए दौड़ी भी है। सुबह 4:37 पर जब अपराधी उन्हें लेकर चले गए तो सुबह 8 बजे के आसपास परिवार के लोगों ने उन्हें फोन किया, लेकिन वो नहीं लगा। परिवार को शक होने पर सभी जब कार्यालय पहुंचे और सीसीटीवी खंगाला गया तो सारी गतिविधि उसमें कैद थी। सीसीटीवी में हथियार के बल पर उन्हें जबरन उठाकर गाड़ी में नकाबपोश अपराधी बैठा रहे थे। ये सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल मुफस्सिल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर डीएसपी और मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को खोजबीन के दौरान सुनील राय का मोबाइल भी हाथ लगा है, जो क्षतिग्रस्त था। मालूम हो कि सुनील राय पूर्व में छपरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और वो आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद प्रॉपर्टी डीलर के काम में काफी सक्रिय थे। जानकारों का कहना है कि इस काम के सिलसिले में कई लोगों से उनके आपसी मतभेद भी हैं। पुलिस जांच की उस एंगल पर भी काम कर रही है। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने में भी जुट गई है।
अब खबर झारखंड से। झारखंड विधानसभा में सदन के बाहर गूंजा 60/40 न्याय चलतों का नारा। भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर नई नियोजन नीति 60/40 का रेशियो वाला नियोजन नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए भाजपा को दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री जल्द इस पर जवाब दें। चलिए सीधा रुख करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जहां पर अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पीछे नहीं रहे किसी मामले के अंदर। उसी ढंग की सुविधाएं यहाँ बन रही है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना बड़ी बात है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ हर जिले में बन रही है। 30 जिले में काम चल रहा था, अभी मैंने बजट के अंदर 3 जिले और मैंने घोषित कर दिए हैं, पूरा स्टेट फंडिंग से कर दी, जहाँ केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही थी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आजादी के बाद में जो नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जो मालूम होना चाहिए उनको भी, नॉलेज इज पावर, दिमाग में रखे आप लोग। IIT IIM ट्रिपल IT तो भी बनने लगी है, इसरो बन गया, एम्स बन गया। तो राजस्थान के अंदर भी अब क्या है, IIT बन गई है, IIM बन गया है, ट्रिपल IT बन गई है, कोटा में भी, जयपुर में भी एम्स बन गया है, जोधपुर के अंदर सारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी बन गई, आयुर्वेद की बन गई, लॉ यूनिवर्सिटी बन गई। अब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाजपा बोकारो विधानसभा बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन चास के मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बोकारो विधानसभा के सभी बूथ में किए गए कार्यों की समीक्षा की और सभी मंडल अध्यक्षों से एक-एक कर सवाल जवाब भी किया। उन्होंने बूथ को मजबूत करने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इस कार्यशाला में भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता अपना फैसला भाजपा के पक्ष में सुनाएगी और फिर से एक बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक सांसदों को जिताने का काम करेगी। इधर बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर अध्यक्ष मंटू यादव के नेतृत्व में बोकारो परिसदन में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बोकारो महानगर कमेटी के सभी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक में विशेष तौर पर बोकारो महानगर की शाखा कमेटी की गठन पर जोर दिया गया। साथ ही झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, जिसके अंतर्गत झारखंड के सभी जिलों में अवस्थित मल्टीनेशनल कंपनी में बेरोजगार युवाओं को 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, उसको बोकारो में कैसे लागू किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही BSL की खाली पड़ी जमीनों को यहां के बेरोजगार विस्थापित युवाओं को रोजगार सृजन के लिए दिया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि बैठक में हमारे महानगर की शाखा कमेटी और बूथ कमेटी कैसे मजबूत हो, उस पर चर्चा की गई है। मजबूत करने के लिए ही आज का बैठक यहाँ पे हो रहा है। यहाँ सर्किट हाउस में हम लोग जो बैठक रखे हैं और देख रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता हर जगह से, हर एक कोना से जो है, हर गांव से लेके शहरी क्षेत्र तक पूरे बोकारो महानगर के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। और पहला हम लोगों का फोकस है कि हम लोगों का एक ब्रांच कमेटी होता है, शाखा कमेटी। वो शाखा कमेटी को हम लोगों को जो है महीना दिन के अंदर गठन करना है
और उसके साथ साथ जो है हम लोग बूथ कमेटी गठन करेंगे, और उसके बाद जो है उसी बीच में हम लोगों को बोकारो महानगर कमेटी का विस्तार भी करना है। और अभी जिस तरह का देखें कि सरकार का जो एकदम साफ निर्देश मिला है कि 75% जो है यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार, क्योंकि यहाँ ये पूरा उद्योग का हब है और स्टील प्लांट में लगभग जो है सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है। बालिडी इंडस्ट्री में लगभग 300 से 400 फैक्ट्री है और छोटी बड़ी बहुत सारे उद्योग हैं। हम लोगों का एक सूत्र यह कार्यक्रम रहेगा, आंदोलन के माध्यम से हो या वार्ता के माध्यम से हो, जैसे भी हो, हम लोग तमाम जितने भी नौजवान यहाँ हैं बेरोजगार, उसको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर में पति ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी की हत्या के बाद शव को कमरे में बंद कर ताला लगाकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची चास थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। लातेहार में देशी राइफल के साथ नक्सली संगठन पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के गुप्त सूचना के आधार पर मनिका थाना पुलिस ने पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव उर्फ विशाल जी उर्फ दिवाकर जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्ता सूचना मिली थी कि मनिका थाना क्षेत्र के सगवाडीह में 12 मार्च को जेसीबी मशीन को जलाने वाले प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के करीब 5 से 6 सक्रिय उग्रवादी डोकी, सातू, बरवही, तीन मुहान के पूरब पहाड़ी पर बैठकर बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर मनिका थाना प्रभारी और सेट 207 सशस्त्र बल की टीम के साथ घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। अन्य 4 लोग रात और जंगल झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना परिचय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव उर्फ विशाल जी उर्फ दिवाकर जी बताया। इनके पास से तलाशी लेने पर एक 315 बोर का लोडेड देसी बोल्ट राइफल, एक लोडेड देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, अलग अलग कंपनी के 4 मोबाइल फोन, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया लाल रंग से प्रिंट किया हुआ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का एक पर्चा मिला, जिसमें लाल रंग की स्याही से जोनल कमांडर पीएलएफआई के राजेंद्र जी के द्वारा ईंट भट्टा ठेकेदार क्रशर मालिक को धमकी दिए जाने से संबंधित लिखा हुआ पर्चा बरामद किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शांति सरोवर में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। इनके अलावा इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिव और विधायक भी रायपुर के शांति सरोवर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी लोगों ने इस अवसर पर शांति सरोवर की पूर्व क्षेत्रीय निदेशक स्वर्गीय कमला दीदी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आज लोगों को आत्मिक शांति की जरूरत है। हमारे कई साथी माउंट आबू जाने की इच्छा रखते हैं। मन में शांति होगी तो जनता की अच्छी सेवा कर सकेंगे। अशांत मन से परमात्मा को याद नहीं कर सकते। हम सब उनकी संतान हैं और उनके समान बनना चाहते हैं। क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी ने सभी मंत्रियों एवं विधायकों को माउंट आबू में आयोजित 3 दिवसीय राजयोग शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर है। लोगों को आज नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।
राजधानी रायपुर में अडानी मसले पर कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। कांग्रेस नेताओं ने अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। अंबेडकर चौक में सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इसके बाद नेताओं का दल राजभवन की ओर निकला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अडानी समूह की जांच की मांग की गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी 609 नंबर पर थे और कुछ ही महीने बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए, लेकिन हिंडनबर्ग में कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके बाद उनके शेयर धड़ाम से गिरे। लोकसभा राज्यसभा में अडानी मसले पर सवाल के दौरान राहुल गांधी और खड़गे दोनों के भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। इसकी जांच क्यों नहीं होती? स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इस दौरान कहा कि देश को बचाने की जवाबदारी हम सबके ऊपर है। देश में प्रजातंत्र को सही राह में रखने की जवाबदारी हमारी तरफ है और इसके लिए कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आज पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप के जांच हो। जिस ढंग से मैनिपुलेट करके जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ हम दो हमारे दो की जो सरकार है, मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला। इसमें दो के लेकर पूरे देश में उबाल है, आप सब जानते हैं। अडानी जी 609 नंबर में थे। लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिंडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिंडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। दो बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या ये पीओ लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा पैसे वाला था, वो गिरते गिरते फिर 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, कोई कितना नंबर में कोई पूछता भी नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जालसाजी का आरोप लगाया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य के राज्यपाल जो विधानसभा में भाषण करते हैं वो अलग हों और जो सदन में सदस्यों को बांटा जाए वो अलग हो। अंग्रेजी में जो राज्यपाल का अभिभाषण लिखा है वो अलग है और जो हिंदी का बांटा गया वो अलग है। राज्यपाल प्रदेश संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। अगर ये सदन के बाहर होता तो फ्रॉड होता, 420 का अपराध दर्ज होता। राज्यपाल ने जिस भाषण की अनुमति नहीं दी उसे बघेल सरकार ने सदन में बंटवा दिया, ये भी धोखाधड़ी ही है। हमने सदन से कॉपी निकाली है। अंग्रेजी में जो राज्यपाल का अभिभाषण लिखा है वो अलग है और जो हिंदी का बांटा गया वो अलग है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसी सरकार जो राज्यपाल के साथ फ्रॉड कर सकती है उसे 1 मिनट पद पर नहीं रहना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण मुद्दे पर हम न्यायालय जाएंगे और सरकार पर कानूनी कार्रवाई का आग्रह करेंगे। शायद देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यपाल जी जो विधानसभा में भाषण पढ़ते हैं वो अलग हो और जो सदस्यों को बांटा जाए वो अलग हो।
इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो इसको अगर ये सदन के बाहर होता तो ये फ्रॉड होता, 420 होता। और 420 इस सरकार ने की है कि राज्यपाल जी ने अपने जिस भाषण की अनुमति नहीं दी उस भाषण को सदन में बंटवा दिया। हमने सदन से कॉपी निकाली है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो अलग है और जो हिंदी में हमको बांटा गया है वो अलग है। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता करते हुए छत्तीसगढ़ में आवासहीन लोगों के लिए लगभग 16,60,000 से अधिक आवास का लक्ष्य राज्य सरकार को देकर स्वीकृत किया था, लेकिन प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार अब तक केवल 82,973 आवास ही बना पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि 16 लाख आवास के लक्ष्य में कांग्रेस 1 लाख आवास भी नहीं बना पाई। एक तरफ केंद्र की राशि का राज्यांश सरकार नहीं दे पा रही है, यही कारण है कि गरीबों का आवास नहीं बन पा रहा। आवास बनते हैं तो लोगों को काम मिलता। अगर राज्य सरकार राज्यांश देती तो मकान के साथ रोजी रोजगार की व्यवस्था होती। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से गरीबों को धोखा देने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में 19-20 से लेकर के 2023 तक हमने इसमें पूछा था कि कितना आवास स्वीकृत हुआ है और कितना पूर्ण हो चुके हैं और कितना वापस हो गया है या प्रारंभ नहीं हुआ है। लिखित में जवाब आया है मंत्री जी का कि 16,60,966 आवास का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया था और इसमें 3,08,915 आवास राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए। 82,972 आवास पूर्ण हुए हैं। 16 लाख आवास स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार के द्वारा 82,972 आवास अभी तक पूरे किए हैं, पूर्ण हुए हैं और 13,52,51 आवास जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता के द्वारा राहुल गांधी के नाम से जमीन आवंटित कराने के लिए दिए गए आवेदन से भाजपा के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया है। भाजपा नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम से की जा रही ओछी और धोखाधड़ी की राजनीति जनता के बीच उजागर हो गई है। पीएम आवास के वास्तविक हितग्राही नहीं बल्कि भाजपा के नेता हितग्राहियों के नाम से फर्जी आवेदन पत्र तैयार करके गोलमाल कर रहे हैं और राज्य सरकार पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता के द्वारा राहुल गांधी जी के नाम से जो आवेदन दिया गया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ओछी राजनीति कर रही है और राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी को फर्जी और मैनिपुलेटेड दस्तावेज तैयार करने की शिक्षा दी जाती है। प्रदेश में भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसी प्रकार से फर्जीवाड़ा का गुमराह कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भाजपा राजनीति कर रही है। राज्य सरकार से मांग है कि भाजपा के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं उसकी जांच की जाए और इसमें 420 का मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने थाने में एक पुलिस अधिकारी की लाश संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि जब थाने में पुलिस अफसर की संदिग्ध लाश मिलने लगे तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, ये कोई भी समझ सकता है। कांग्रेस के राज में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कोरबा जिले के बांगो थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार की लाश संदिग्ध अवस्था में थाने के अंदर प्राप्त हुई है। ये जीवंत प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष
जांच कराई जाए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।